ब्रेकिंग न्यूज। वक्फ कानून के खिलाफ एमपीएलबी का बड़ा ऐलान, 3 अक्टूबर को भारत बंद की घोषणा। नई दिल्ली, लखनऊ। देश में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर चल रही बहस ने अब एक बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एमपीएलबी ने इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए इसके विरोध में 3 अक्टूबर 2025 को देश भर में शांतिपूर्ण भारत बंद का ऐलान किया है। शांतिपूर्ण भारत बंद का आह्वान। एमपीएलबी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ये बंद 3 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान सभी दुकानें और निजी कार्यालय बंद रखने की अपील की गई है। हालांकि आवश्यक सेवाओं, विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं को इस बंद से पूरी तरह छूट दी गई है। बोर्ड के महासचिव मौलाना मोहम्मद फजलुर रहमान मुजद्दिदी ने स्पष्ट किया कि ये प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि ये विरोध किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन कानूनी संशोधनों के विरुद्ध है जो वक्फ संपत्तियों और मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों को खतरे में डाल रहे हैं। प्रमुख मुस्लिम नेताओं का कड़ा रुख। इस भारत बंद के ऐलान को देश के कई प्रमुख मुस्लिम नेताओं और संगठनों का समर्थन मिला है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, महासचिव एमपीएलबी, उन्होंने कहा, वक्फ कानून मुस्लिम समाज की संपत्तियों और अधिकारों पर सीधा हमला है। ये कानून असंवैधानिक है और इसे या तो खत्म किया जाए या इसमें व्यापक सुधार किया जाए। मौलाना सैयद अरशद मदनी, प्रमुख जमीयत उलेमाए हिंद, एमपीएलबी के इस कदम का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों को बचाने की लड़ाई सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ सवाल है। मौलाना उमर अहमद इलियासी, मुख्य इमाम, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने शांतिपूर्ण भारत बंद का समर्थन करते हुए सरकार से कानून की समीक्षा करने की अपील की। असदुद्दीन ओवैसी, सांसद, एआईएमआईएम, उन्होंने सोशल मीडिया पर अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देते हुए लिखा कि वक्फ एक्ट में सरकार को मनमानी ताकतें दी गई हैं जो किसी भी समुदाय के लिए खतरे का संकेत हैं। डॉक्टर मोहम्मद फैजान मुस्तफ़ा, कानूनी विश्लेषक, उन्होंने इस कानून को प्रॉपर्टी राइट्स के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को जबरदस्ती वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। एमपीएलबी का संदेश और मांग। एमपीएलबी ने देश के सभी मुसलमानों से एकजुटता दिखाने की अपील की है। बोर्ड ने अपने संदेश में कहा है, हम संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें हमारे धार्मिक और निजी अधिकारों की सुरक्षा चाहिए। वक्फ कानून में बदलाव या इसे रद्द करना समय की मांग है। बोर्ड का मानना है कि संशोधित वक्फ कानून 2025 में कई ऐसे प्रावधान हैं जो वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों की अनिवार्य नियुक्ति, जिला कलेक्टरों को वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व निर्धारण का अधिकार और संपत्ति विवादों में अपील के अधिकार को सीमित करने जैसे विवादास्पद बदलाव करते हैं। आलोचकों का कहना है कि ये प्रावधान मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता और उनकी निजी संपत्तियों के अधिकार में अनुचित सरकारी हस्तक्षेप है। आगे की राह। 3 अक्टूबर का ये भारत बंद अब केवल एक विरोध प्रदर्शन न रहकर मुस्लिम समुदाय की एकता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की आवाज बन गया है। इस मुद्दे पर देश में बहस गहरी हो गई है और आने वाले दिनों में केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया और सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे मामलों का नतीजा अहम होगा। भारत बनाम पाकिस्तान। एशिया कप 2025 फाइनल में तिलक वर्मा का ऐतिहासिक प्रदर्शन, तोड़ा विराट कोहली का महारिकॉर्ड। दुबई एशिया कप 2025 के रोमांचक फाइनल, इंडिया वीएस पाकिस्तान। फाइनल एशिया कप 2025 में युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी शानदार नाबाद पारी से इतिहास रच दिया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। भारतीय टीम के लिए जीत के नायक रहे तिलक वर्मा, जिन्हें उनकी मैच जिताऊ पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फाइनल मैच का विवरण। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय गेंदबाजों, खासकर स्पिनर कुलदीप यादव 4-3 की घातक गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान की टीम 19.1 ओवर में 146 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान के लिए साहिबजादा फरहान ने सर्वाधिक 57 रन बनाए। 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले 5 ओवरों के भीतर ही भारत ने 20 रन पर 3 विकेट सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल सहित गंवा दिए। इसके बाद युवा तिलक वर्मा ने एक छोर संभाला और दबाव में अविश्वसनीय बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। तिलक ने 53 गेंदों में नाबाद 69 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उन्होंने पहले संजू सैमसन 24 के साथ 57 रनों की और फिर शिवम दुबे 22 गेंद में 33 रन के साथ 64 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। अंत में रिंकू सिंह ने विजयी चौका लगाकर भारत को 19.4 ओवर में 5 विकेट पर 150 रन बनाकर जीत दिलाई। विराट कोहली का महारिकॉर्ड टूटा, तिलक बने पहले भारतीय बल्लेबाज। अपनी ऐतिहासिक पारी के दौरान तिलक वर्मा ने एक बड़ा महारिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वह 30 अंतर्राष्ट्रीय पारियों के बाद भारत के लिए उच्चतम T20I औसत रखने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। ऐसा करके उन्होंने महान बल्लेबाज विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 30 पारियों के बाद भारत के लिए उच्चतम T20I औसत, हाईएस्ट T20I एवरेज फॉर इंडिया आफ्टर 30 इनिंग्स। खिलाड़ी।
औसत स्ट्राइक रेट तिलक वर्मा 53.4, 149, विराट कोहली 50.7, 136, मनीष पांडे 43.1, 126, केएल राहुल 41.9, 145, सूर्य कुमार यादव 39.0, 173। अन्य बड़े रिकॉर्ड। पिछली 13 T20 आई पारियों में प्रदर्शन। तिलक वर्मा ने पिछली 13 T20 अंतर्राष्ट्रीय पारियों में 95.5 की शानदार औसत से 500 से अधिक रन बनाए हैं। सर्वाधिक 30 जोड़ स्कोर। 30 अंतर्राष्ट्रीय पारियों के बाद तिलक वर्मा भारत की ओर से सर्वाधिक 30 जोड़ स्कोर बनाने के मामले में सुरेश रैना की बराबरी करने में सफल रहे। खिलाड़ी 30 T20 आई पारियों के बाद सर्वाधिक 30 जोड़ स्कोर। विराट कोहली 16, सूर्य कुमार यादव 14, तिलक वर्मा 13, सुरेश रैना 13। तिलक वर्मा के इस प्रदर्शन ने न केवल भारत को एशिया कप का खिताब दिलाया, बल्कि विश्व क्रिकेट को उनकी प्रतिभा से भी हैरान कर दिया है। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया। पीएम मोदी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की प्रशंसा और मन की बात संबोधन से संबंधित पूरी खबर इस प्रकार है। पीएम मोदी ने आरएसएस की जमकर तारीफ की, बोले बौद्धिक गुलामी से मुक्ति दिला दी, स्वदेशी अपनाने की अपील भी की। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर सराहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे होने के मौके पर संगठन की जमकर सराहना की। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आरएसएस में भावना और अनुशासन ही महत्व रखता है और यही उसकी असली ताकत है। उन्होंने बताया कि संघ के स्वयंसेवकों के प्रत्येक कार्य में राष्ट्र प्रथम को प्राथमिकता दी जाती है। बौद्धिक गुलामी से मुक्ति दिलाने का श्रेय। पीएम मोदी ने कहा कि संघ संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार ने देश को बौद्धिक गुलामी से मुक्त कराने के लिए 1925 में विजयादशमी के दिन आरएसएस की स्थापना की थी। उन्होंने कहा कि तब से संघ की यात्रा जितनी प्रेरणादायक है, उतनी ही उल्लेखनीय और अभूतपूर्व भी रही है। मोदी ने कहा कि जब संघ की स्थापना हुई थी, तब देश सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और देश के स्वाभिमान व आत्मविश्वास को गहरी चोट पहुंची थी। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता को पहचान के संकट से जूझना पड़ रहा था और देशवासी हीन भावना का शिकार हो रहे थे। इसलिए देश की आज़ादी के साथ साथ ये भी जरूरी था कि ये बौद्धिक गुलामी से मुक्त हो। उन्होंने कहा कि आरएसएस का ध्येय रहा कि बौद्धिक गुलामी से मुक्ति मिले। एमएस गोलवलकर की प्रशंसा। खुद आरएसएस के प्रचारक रहे मोदी ने हेडगेवार के उत्तराधिकारी एमएस गोलवलकर, गुरुजी गोलवलकर की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि गोलवलकर का ये कथन कि ये मेरा नहीं है, ये राष्ट्र का है, लोगों को स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रेरित करता है। मोदी ने कहा कि गुरुजी गोलवलकर के इस कथन ने लाखों स्वयंसेवकों को त्याग और सेवा का मार्ग दिखाया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि त्याग, सेवा और इससे मिलने वाला अनुशासन ही संघ की वास्तविक ताकत है। आपदा में राष्ट्र प्रथम की भावना। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कहीं भी प्राकृतिक आपदा आने पर आरएसएस के स्वयंसेवक सबसे पहले पहुंचते हैं। उन्होंने कहा, लाखों स्वयंसेवकों के हर कार्य और हर प्रयास में राष्ट्र प्रथम की भावना सदैव सर्वोपरि रहती है। वोकल फॉर लोकल और खादी खरीदने की अपील। मोदी ने मन की बात के 126वें संस्करण में एक बार फिर स्वदेशी पर जोर देते हुए लोगों से 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर खादी की कोई वस्तु खरीदने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों से वोकल फॉर लोकल को खरीदारी का मंत्र बनाने की अपील की और कहा, ठान लीजिए, हमेशा के लिए जो देश में तैयार हुआ है वही खरीदेंगे, जिसे देश के लोगों ने बनाया है वही घर ले जाएंगे, जिसमें देश के किसी नागरिक की मेहनत है उसी सामान का उपयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि जब हम ऐसा करते हैं तो हम सिर्फ कोई सामान नहीं खरीदते, बल्कि किसी परिवार की उम्मीदों को जगाते हैं, किसी कारीगर की मेहनत को सम्मान देते हैं और किसी युवा उद्यमी के सपनों को पंख देते हैं। अन्य मुख्य बातें। छठ पर्व और दुर्गा पूजा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार छठ पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कराने के लिए काम कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार के प्रयासों के कारण कोलकाता की दुर्गा पूजा भी इस यूनेस्को सूची का हिस्सा बन गई है। नौसेना की महिला अधिकारी। मोदी ने नाविका सागर परिक्रमा के दौरान अदम्य साहस दिखाने वाली नौसेना की महिला अधिकारियों लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा से भी बात की और उनके प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रही हैं। राम मंदिर और निषाद राज। मोदी ने कहा कि रामायण का प्रभाव मंदिर में निहित भगवान राम के आदर्शों और मूल्यों के कारण है। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि की रामायण के राम माता शबरी और निषाद राज के साथ ही पूर्ण है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि जब वे राम मंदिर जाएं तो निषाद राज के मंदिरों के भी दर्शन करें। असम के गायक को श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने इस दौरान असम के प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग को भी श्रद्धांजलि दी।
ये संबोधन हर महीने के आखिरी रविवार को होने वाले मन की बात कार्यक्रम का हिस्सा था। बीएमसी चुनाव, सीट बंटवारे पर शिंदे का बड़ा बयान, योग्यता होगी प्रमुख आधार। महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी के आगामी चुनावों से पहले सीट बंटवारे को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज है। राजनीतिक दलों के बीच मंथन जारी है, लेकिन अभी तक किसी भी सीट पर उम्मीदवार के नाम साफ नहीं हो पाए हैं। इसी बीच महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने सीट बंटवारे को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। 28 सितंबर को शिवसेना के शाखा प्रमुखों को संबोधित करते हुए शिंदे ने स्पष्ट किया कि बीएमसी चुनावों में सीटें तय करने में योग्यता, मेरिट सबसे अहम कारक होगी। शिंदे ने कहा कि सिर्फ सीटों का बंटवारा ही नहीं, बल्कि उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने की क्षमता को भी ध्यान में रखा जाएगा। पीटीआई के हवाले से उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि महायुति गठबंधन के समझौते में शिवसेना को उचित सम्मान दिया जाएगा। हमारे गठबंधन के घटकों के बीच सीटों की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है महायुति की सामूहिक जीत, शिंदे ने जोर देकर कहा। ये बयान महायुति की संयुक्त रणनीति और सामूहिक सफलता पर उनके फोकस को दर्शाता है। अपने संबोधन में शिंदे ने शाखा प्रमुखों की भूमिका पर विशेष बल दिया। उन्होंने इन जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बताया, जो पार्टी का संदेश हर घर तक पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा, बीएमसी चुनाव में शाखा प्रमुखों का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यही लोग हमें चुनावों में जीत दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस बयान से ये साफ हो गया कि आगामी चुनाव में पार्टी स्थानीय नेतृत्व और ग्रासरूट रणनीति को प्राथमिकता देगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि शिंदे का ये बयान बीएमसी चुनावों में महायुति की रणनीति का संकेत है। इससे ये स्पष्ट होता है कि उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में योग्यता और स्थानीय नेतृत्व के अनुभव को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। अब सभी की निगाहें आगामी हफ्तों पर टिकी हैं, जब सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने की उम्मीद है। शिवसेना और उनके गठबंधन सहयोगियों की तैयारी पूरी तरह से चुनाव में जीत सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।